नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 22 जुलाई 2025 को DT+B के PGT केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एस्थेटिक इन एजुकेशन। एजुकेशन में एस्थेटिक का प्राइमरी रोल क्या है बताना है आपको। फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट, केवल एकेडमिक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, गलत है। एनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन लर्निंग, अवॉइडिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, अवॉइड करना है, नहीं। लिमिटिंग स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड लर्निंग मेथड्स, तो रिजिड करना है लर्निंग मेथड को, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 बचा यही राइट आंसर है, इनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि ना इसमें जो क्वेश्चन मुझे जिस मीडियम में मिल रहे हैं मैं उसी मीडियम में करा देता हूँ आपको। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथनों की पहचान कीजिए। भूमिका निर्वहन, रोल प्ले, प्रतिभागियों या उनके द्वारा निभाए जा रहे पात्रों के बीच अंतःक्रिया पर अधिक केंद्रित होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अनुरूपण, स्टिमुलेशन, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों एवं समस्या समाधान पर अधिक केंद्रित होते हैं, ये भी सही है। भूमिका निर्वहन रोल प्ले और अनुरूपण की तुलना में अधिक संरचित होते हैं, ये हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ए और बी दोनों सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा अधिगम में बोलने की एक डैश माना जाता है, क्या माना जाता है? पैसिव स्किल, बोलना, जब बोलते हैं तो पैसिव स्किल तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रोडक्टिव स्किल, हाँ यही है आपका प्रोडक्टिव स्किल। और भी देख लेते हैं। रिसेप्टिव स्किल, बोलना रिसेप्टिव स्किल नहीं होता, लिसनिंग होता है रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, अगर हम सुनते हैं तो। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नॉन एसेंशियल स्किल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, प्रोडक्टिव स्किल। अभिव्यक्ति कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। किस साइकोलॉजिस्ट के थ्योरी है जो कि जाना जाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से? B.F. स्किनर, वाइगोस्की, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर है। जीन पियाजे के द्वारा कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू ट्रेडिशनल करिकुला रेनफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसमें बताना है कि जो ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे रेनफोर्स करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन हिस्ट्री एंड लिटरेचर, हिस्ट्री एंड लिटरेचर को में इंक्लूड करके डाइवर्स मतलब अलग अलग जेंडर को रिप्रेजेंट करके। ठीक है, या बाय इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग ऑन जेंडर इशू, क्रिटिकल थिंकिंग करके। बाय प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, या बाय पोर्ट्रेइंग मेन एज लीडर्स एंड वुमेन इज पैसिव और केयर गिविंग रोल्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मैन को हम क्या करते हैं लीडर्स के रूप में बताते हैं, और अगर वुमेन को हम पैसिव बताएं या केयर गिविंग रोल दें कि वो देखभाल करने के लिए केवल होती है महिलाएं, और पुरुष क्या करता है लीडिंग करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया इज आर रिलीवेंट वाइल डिसाइडिंग ऑन द कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब हम सिलेबस तैयार कर रहे होते हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें हमें कौन कौन सा कंटेंट इंक्लूड करना है, कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी क्राइटेरिया होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया इट हेल्प्स लर्नर अटेंड मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंट मोस्ट इकोनॉमिकली। तो बात तो सही है, सेल्फ सफिशिएंसी मोस्ट इकोनॉमिकली। ठीक है, ये सही है हमारा। इट डेवलप्स कोग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल एंड कल्चरल सेंसिटिव, ये भी सही है। अगर हम कुछ कंटेंट ऐसा बनाएं जिससे क्या हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, अफेक्टिव डेवलपमेंट हो, साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट हो, और जो उसके कल्चरल सेंसिटिव से भी संबंधित हो, तो ऐसा ये बढ़िया है हमारा। ठीक है, इट सपोर्ट एंड बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी अराउंड। ये ऐसा बनाए कि जो कि किसी भी कम्युनिटी के अराउंड, मतलब ट्रेडिशन और उसके बिलीफ को सपोर्ट करता हो। इट हैज़ करेंट वैलिडिटी एंड यूटिलिटी इन लेटर लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। हालांकि ना यहाँ पर ज़्यादा करके ना यहाँ पर ये दिया गया आपको। ठीक है, 4 वाला, डी वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओनली ए और बी, ओनली ए, बी एंड डी राइट आंसर है आपका। देखो केवल ना हम इसमें ना सी को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम बिलीव्स, मतलब उसके जो विश्वास है और ट्रेडिशंस हैं और किसी कम्युनिटी के, केवल उसके बेस पे हम नहीं बना सकते। ठीक है, सिलेबस को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 ऑफ द 7 प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स एज सजेस्टेड बाय स्टोरी म्यूल एंड मासे। ठीक है, 1998 एट द सेंटर फॉर यूनिवर्सल डिजाइन नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड अदर 2। मतलब इसमें 5 आपको प्रिंसिपल दिए गए हैं। पहला जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज, परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, लो फिजिकल एफर्ट, साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज। तो ये आपको 5 प्रिंसिपल इसमें दिया गया है, और भी आपको इसमें 7 प्रिंसिपल है। 2 प्रिंसिपल और कौन कौन से हो सकते हैं, तो वही बताना है आपको। तो जो अगला जो प्रिंसिपल है, हालांकि ना जिसको ये थ्योरी याद होगी वही बना पाएगा। इक्विटेबल यूज और टॉलरेंस फॉर एरर। ठीक है, ये 2 हैं, इसमें और भी प्रिंसिपल है, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के लिए मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो अधिगम का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो बताओ। रैंकिंग प्रणाली में विद्यार्थियों को एक दूसरे से तुलना करना, ये है? नहीं। किसी पाठ्यक्रम के अंत में अंतिम ग्रेड प्रदान करना, केवल ग्रेड प्रदान कर देते हैं, तो नहीं। विद्यार्थियों की प्रगति पर विचार किए बिना केवल मानकीकृत परीक्षण के आधार पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण पर अधिगम को बेहतर बनाने में सहायता करने वाली निरंतर प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना, तो ये हमारा सही होगा। अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, किसी का अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब टेस्ट ले रहे हैं, तो हमें फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा क्या करे, दोबारा से उसे पता चले कि कहाँ उसकी कमी है और वो दोबारा
उस पर काम कर सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा में अधिगम संसाधनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। अधिगम संसाधन मतलब लर्निंग रिसोर्सेस, TLM बोल सकते हो आप, ठीक है, या और भी कुछ TLM कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो TLM अगर है तो क्या इसका उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा की भूमिका को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, नहीं, गलत है। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया का समर्थन और संवर्धन करता है, बात सही है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और इंटरेस्टिंग बनाता है और उसको सपोर्टिव बनाता है, ठीक है, बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। और भी देख लेते हैं, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी बिना समझे विषय वस्तु कंटेंट को याद कर ले, रूट मेमोराइजेशन, तो ये तो हमारा गलती हो जाएगा। अधिगम को कठोर और सख्त बनाने के लिए लर्निंग को हमें कठोर बनाना है, तो नहीं, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्य योजना में विविध शिक्षण संसाधनों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। वही है, ठीक है, इसमें भी अगर हम पाठ्य योजना बना रहे हैं तो विविध शिक्षण संसाधनों, टीचिंग रिसोर्सेस, TLM, अलग अलग टाइप के, तो इसमें से क्या होगा, ये पाठ्य योजना को अधिक समय लेने वाला होगा, गलत है। लेसन प्लान जब बना रहे होते हैं तो उसमें अगर हमें TLM यूज करना है तो TLM क्या अधिक समय लेने वाला होगा, गलत होगा, ठीक है। ये विभिन्न अधिगम शैली और आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहायता प्रदान करेगा। अगर क्लास में अलग अलग आवश्यकताएं वाले बच्चे बैठे हैं, ठीक है, किसी को देखकर याद होता है तो किसी को सुनकर याद होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अधिगम शैली, यहाँ पर विभिन्न अधिगम शैली और अलग अलग हम मेथड का भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये पाठ उद्देश्यों की आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित करती है, नहीं, ये केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी विच टाइप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स स्टूडेंट टू जस्टिफाई डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस। तो किस टाइप का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट के लिए जो कि एविडेंस के बेस पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग, रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, तो इवैल्यूएटिंग यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच आधारित उपागम की विशेषता नहीं है। जांच आधारित उपागम बताओ, स्वनिर्देशित अधिगम जिसमें शिक्षार्थी अपने अधिगम के लिए बढ़ते उत्तरदायित्व लेते हैं, अधिगम जांच द्वारा प्रेरित होता है, ज्ञान एवं नई समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित अधिगम है। कौन सी जांच आधारित उपागम की विशेषता नहीं है, तो ये तो सभी है, ठीक है। शिक्षार्थी शिक्षक की देखरेख में आवश्यकता आधारित गतिविधियों में संलग्न है, तो इसमें तो जांच करना ही नहीं है, ठीक है, वो शिक्षक की देख रेख में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर। तो टीचर का रोल क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर who guides student in their own learning process। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको भी देख लो अगर आपको देखना है तो। टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर विदाउट इंकरेजिंग स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, मतलब बच्चों को डायरेक्ट आंसर बता देना विदाउट इंकरेजिंग या एक्सप्लेन किए बिना, या टू इंश्योर स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, केवल फैक्ट याद करवा देना, ये भी गलत हो जाएगा, विदा समझाएं, ठीक है। टू लिमिट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज,
स्टूडेंट की एबिलिटी को लिमिट कर देना। तो ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एट इफेक्टिव टेक्निक फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको पता होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों होता है, बताओ। क्योंकि हमें क्या करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों करते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं इसमें हम। मतलब जब हम क्या करते हैं, क्लास के बीच में पढ़ा रहे होते हैं तो उसी बीच हम कुछ एक टेस्ट लेते हैं, क्यूज ले लेते हैं, तो वो हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम क्या, बच्चा क्या सीखा उसके लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वन टाइम मल्टीपल चॉइस टेस्ट, असेसिंग ओनली रिकॉल बेस्ड नॉलेज। तो रिकॉल बेस्ड नॉलेज तो ये तो थोड़ा सा ना टेस्ट हमने लिया है, ये भी है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया गया ना कि हमें उसी दौरान हम ले रहे हैं, ठीक है। अगला है समेटिव असेसमेंट ओनली फोकसिंग। समेटिव असेसमेंट तो नहीं होगा, ये हमारा कौन सा होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। रोड मेमोराइजेशन नहीं होगा। इसमें देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम थ्रू कलेक्टेड वर्क्स। हम ओवर टाइम उसे क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं बच्चे को, तो ये बीच में हुआ आपका, तो ना ज़्यादा सही आपका ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें हाउ डू डिसिप्लिन्स इवॉल्व ओवर टाइम। कैसे जो डिसिप्लिन है इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय स्टेइंग फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग थ्रू रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्या है, मेमोरीज नहीं है, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ, थ्योरीज है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हैं थ्रू रिसर्च डिबेट्स एंड चेंजेस इन सोसाइटल नीड्स। तो यहाँ पर अगर हम डिसिप्लिन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थ्रू रिसर्च डिबेट एंड चेंज इन सोसाइटल नीड्स। सोसाइटल नीड्स के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हाउ डज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोगी डिफर फ्रॉम जनरल टेक्निक मेथड। जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोगी है वो जनरल टीचिंग मेथड से कैसे अलग है, बताओ। इट अप्लाई द सेम टेक्निक मेथड टू ऑल सब्जेक्ट, गलत है। इट एलिमेंट टू नीड फॉर लेसन प्लानिंग। इट टेलर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज टू द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि नेचर और रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके नेचर और रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, अप्रोच बनाते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रोथ बीइंग अ डैश प्रोसेस इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय डैश इन्हेंसमेंट। तो ग्रोथ जो है हमारा साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तो है नहीं, बीइंग अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ग्रोथ कैसा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इज ऑलवेज इंडिकेट बाय क्वांटिटेटिव एनहांसमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रेन डेवलप लॉजिक थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट।
तो किस में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बताओ कि जो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें कितने स्टेज बताए गए हैं, 4 स्टेज बताए गए। कौन कौन सा है, पहला हमारा सेंसरी मोटर है, दूसरा प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। सेंसरी मोटर में क्या करता है बच्चा, सेंसरी मोटर में बच्चे का क्या होता है बताओ। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है कि बच्चा क्या करता है, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श करके या वो देखकर, ऑब्जेक्ट को किसी को देखकर वो क्या करता है, सीखता है, ठीक है, समझता है उसे। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में भाषा विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और ईगो सेंट्रिक बच्चा होता है उस समय। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में इसमें हम बच्चे के अंदर लॉजिक थिंकिंग आ जाती है, बच्चा क्लासीफाई करना सीख जाता है कि कुछ मतलब अगर उनको दिया जाए कि अलग अलग टाइप का दिया जाए तो वो क्लासीफाई कर लेगा कि ये इस टाइप का, ये इस टाइप का है। और कंजर्वेशन का उसे आ जाता है, कंजर्वेशन करना। जैसे मान लेते हैं कि अगर 2 वहाँ पर दिया गया, 2 डब्बे दिए गए, उसमें कुछ बॉल डाल दिए तो किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो ऐसे करके। या एक गिलास में पानी दिया गया, 2 गिलास में पानी दिया गया, एक गिलास जो कि ज़्यादा चौड़ा वाला है, ठीक है, और उसमें भी उतना पानी है और इसमें भी इतना पानी है, तो बच्चा उसको देख के समझ जाता है। मतलब लॉजिक थिंकिंग यहाँ पे बच्चा करने लगता है, सीरिएशन करना सीख जाता है। मतलब किसी को अगर हम क्रम से लगाना है तो वो भी सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या करते हैं, बच्चे के अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, लॉजिक थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 0 से 2 वर्ष से हमारा सेंसरी मोटर स्टेज होता है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन 11 प्लस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इंटरनेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो द सालामंका स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो 20 अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों की सही और गलत के रूप में पहचान कीजिए। विशेष एकीकृत शिक्षा का अर्थ है आसक्त विद्यार्थियों या विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को उचित अनुकूलन एवं संसाधनों के साथ नियमित कक्षाओं में शामिल करना। बात तो सही है कि जो अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें एकीकृत मतलब एक ही क्लासरूम में उचित अनुकूलन और संसाधनों के साथ नियमित कक्षाओं में शामिल करना, ये तो सही है। एकीकृत शिक्षा विद्यार्थियों को एक विशिष्ट व्यवस्था है मतलब अलग से, तो ये विशेष व्यवस्था तो गलत ही हो गया आपको ना, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से, और उसके लिए व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से मतलब एक अलग टाइप का शिक्षक रखा जाएगा, उनकी विभिन्नताओं के एवं आवश्यकताओं के को ध्यान में रखते हुए शिक्षित करने की प्रक्रिया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको गलत रखा गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। एक मैंने क्या है, सबको एक साथ बैठाना है और उसी में सिखाना है, ठीक है। हालांकि उसके लिए कुछ हम ऐसा संसाधन रख सकते हैं कि जो कि उनके लिए उचित हो, जैसे लुई ब्रेल लिपि रख सकते हैं उसी क्लास में जिससे वो पढ़ सके, सीख सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। इसमें केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।